Okay. Hello, aspirant. This is the third lecture. This is the fourth actually. तो बिहार स्पेशल जो हम लोग भी देख रहे हैं सीरीज, इसमें ये चौथा लेक्चर है ये। और इसमें जनरली आर्ट एंड कल्चर देखेंगे हम लोग, राइट। तो सबसे पहले अगर देखें मॉडर्न आर्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमें पिलर्ड हॉल मिलता है। 80 पिलर्ड हॉल देखने को मिलेगा, और ये आपको पटना के कुम्हरार में, ठीक है। रुइंस ऑफ पैलेस और ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, ये आपको एविडेंस मिलेगा कुम्हरार में ही। पिलर्स की बात करते हैं तो ये सैंडस्टोन का बना था काफ़ी। ये मॉडर्न आर्ट की हम लोग बात करें, ठीक है। ये जो भी फीचर देख रहे हैं मॉडर्न आर्ट का देख रहे हैं, तो मौर्य के टाइम में हमें पता है कि पिलर्स बहुत ही फेमस था, है ना। कैपिटल पिलर्स भी देखने को मिले। तो सैंड स्टोन के ये बनते थे, है ना, और बहुत ज़्यादा पॉलिश्ड हुआ करता था। तो ये याद रखना है। और मोनोलिथिक पिलर्स बनते थे, यानी कि एक ही अगर मान लीजिए कोई बड़ा सा रॉक है तो इसको काट करके पिलर बना दिया जाए। कहाँ कहाँ मिला है, तो बसार वैशाली, लौरिया अराराज ईस्ट चंपारण, लौरिया नंदनगढ़ वेस्ट चंपारण, रामपुरवा वेस्ट चंपारण। तो ये सब हो गया प्लेस बिहार में जहाँ पे आपको मौर्य टाइम के पिलर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब आते हैं स्तूपा। तो स्तूपा की बात करते हैं तो अशोका के टाइम में हमने देखा कि टोटल 84,000 हेमिस्फेरिकल स्तूपा देखने को मिलता है। यानी कि मौर्य के टाइम में जो स्तूपा हुआ करते थे वो हेमिस्फेरिकल हुआ करते थे, ठीक है। और गुप्ता के टाइम में जो आपको स्तूप मिलेंगे ना, वो सर्कुलर शेप के हुआ करते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है। जहाँ पे सांची हो गया, सारनाथ हो गया, भारूत हो गया, यहाँ पे आपको जो है स्तूप देखने को मिलेंगे अशोका के टाइम के। केव की बात करते तो ये रेक्टेंगुलर हुआ करते थे। और बराबर केव हो गया, नागार्जुना केव हो गया। तो बराबर केव किंग अशोक ने डोनेट किया था आजीविका सेक्ट को। और नागार्जुना केव को उनके जो पोते थे दशरथ, उन्होंने डोनेट किया था आजीविका सेक्ट को, ठीक है। और प्लेन चैम्बर हुआ करता था, जो केव हुआ करते थे, यानी कि डेकोरेशन नहीं आपको देखने को मिलेंगे चैम्बर में, है ना। और फोक आर्ट की बात करते हैं तो लाफिंग बॉय स्कल्पचर आपको देखने को मिलेगा, जो कि बुंदेल बाग से मिलेगा आपको, सॉरी बुलंदी बाग से देखने को मिलेगा। यानी कि जो लाफिंग बॉय स्कल्पचर है वो बुलंदी बाग से मिलेगा। और लोहानीपुर से एक चीज मिलता है, वो है न्यूड स्टैचू ऑफ जैन मॉन्क। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूड स्टैचू ऑफ जैन मॉन्क फ्रॉम लोहानीपुर, और लाफिंग बॉय स्कल्पचर फ्रॉम द बुलंदी बाग। नेक्स्ट वी हैव पोस्ट मौर्य। तो पोस्ट मौर्य में हमें डेकोरेटेड केव मिलता है। जैसे अशोका के टाइम में डेकोरेटेड नहीं हुआ करता था, लेकिन पोस्ट मौर्य में डेकोरेटेड केव देखने को मिलता है। दगोबा जिसको कहा जाता था, जो कि स्मॉल स्तूपा हुआ करता था। हाँ, गुप्ता की अगर बात करें, गुप्ता टाइम पीरियड का, तो इसका जो नॉर्थ में जो मेन सेंटर था ना गुप्ता पीरियड का, वो था सारनाथ और मथुरा, ठीक है। सारनाथ और मथुरा। लेकिन जो अदर सेंटर थे जो बहुत फेमस थे खास करके बिहार में, वो ये तीन हैं, वैशाली, राजगीर और नालंदा, ठीक है। बुद्धा इमेज हमें मिलता है बोध गया से, और एक स्टोन हेड ऑफ बुद्धा मिलता है हमें कुम्हरार से, ठीक है। ये गुप्ता पीरियड का है। मुंडेश्वरी टेम्पल गुप्ता पीरियड का है, ये 7वीं शताब्दी। और ये मुंडेश्वरी टेम्पल आपको देखने को मिलेगा रामगढ़ हिल में, कैमूर में, कैमूर के भभुआ में देखने को मिलेगा हमें मुंडेश्वरी टेम्पल। ये एक स्टोन टेम्पल है। कौन से हिल पे? रामगढ़ हिल पे। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि बताओ कि रामगढ़ हिल कहाँ है, तो वो भभुआ। क्योंकि क्वेश्चन आया था 67th बीपीएससी में कि
अ, ब्रह्मयोनि हिल कहाँ है? तो यह है गया में, ठीक है? तो याद रखना है कि रामगढ़ हिल इज़ इन कैमूर और यहीं पे मुंडेश्वरी टेम्पल है, स्टोन टेम्पल है, गुप्ता के पीरियड टाइम का है, ठीक है? अगर केसरिया स्तूप की बात करें तो सिलिंड्रिकल है ना? मैंने बोला ना कि स्तूप गुप्ता पीरियड का सिलिंड्रिकल है और मौर्य के टाइम में आपको देखने को मिलेगा स्फेरिकल, ठीक है? तो केसरिया जो स्तूप की अगर हम बात करें तो विश्व का सबसे ऊंचा ये स्तूप है ये भी सिलिंड्रिकल है। और गिरियक पटना में आपको देखने को मिलेगा सिलिंड्रिकल स्तूप अगेन। ब्रोंज बुधा मिलता है सुल्तानगंज भागलपुर का। भागलपुर में सुल्तानगंज से आपको देखने को मिलेगा क्या? ब्रोंज बुधा, ठीक है? तो ये चीज़ ध्यान रखना कि बुद्ध ब्रोंज बुधा सुल्तानगंज। अब बात करते हैं हम लोग मनियार मठ। मनियार मठ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको देखने को मिलेगा और मणिनाग के नाम से भी जाना जाता है और ये मिलेगा आपको राजगीर में। राजगीर में 2 टेम्पल मिलेंगे गुप्ता पीरियड के। कौन से हिल पे? वैभरा हिल पे। एक है जैन टेम्पल और एक है महादेव टेम्पल। तो महादेव टेम्पल कहाँ है? राजगीर में है। जैन टेम्पल राजगीर में। कहाँ पे? वैभरा हिल। क्वेश्चन ये भी है कि वैभरा हिल कहाँ पे है, तो वो है राजगीर में लोकेटेड है, ठीक है? टेराकोटा अगर फिगर की बात करें जिसको कि पुअर मैन स्कल्पचर कहते हैं, वो आपको वैशाली और पटना में देखने को मिलेगा। गोल्ड कॉइन हाजीपुर, पटना और वैशाली से आपको मिला है बिहार में, ठीक है? हाजीपुर, पटना और वैशाली। नेक्स्ट है पाला आर्ट की अगर बात करते हैं तो पाला आर्ट का एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट फीचर ये है कि ये बुद्धिस्ट को डेडिकेटेड है ना? इनका डेडिकेशन जो है बुद्धिज़्म को लेकर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है और अगर स्कल्पचर की बात करें तो यहाँ पे ब्रोंज कास्टिंग बहुत ही लार्ज स्केल पे की गई है और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इनका ब्रोंज कास्टिंग का, ठीक है? धीमन और बिटपाल ये 2 इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी है पाला आर्ट में। इनफैक्ट इनको फाउंडर कहा जाता है, फाउंडर ऑफ द स्कूल ऑफ द कास्ट इमेज इन द ईस्ट इंडिया, है ना? और ब्लैक बसाल्ट, ब्लैक बेसाल्ट एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। ब्लैक बेसाल्ट बहुत ही लार्ज स्केल पे यूज़ किया गया है स्कल्पचर्स बनाने के लिए और ऐसा नहीं कि सिर्फ बुद्धिस्ट को ही आपको के रिलेटेड चीज़ें आपको देखने को मिलेगी बल्कि ब्राह्मणिकल भी मिलेगा। हाँ, ये बात है कि डेडिकेशन इनका बुद्धिस्ट को लेकर के है, लेकिन ब्राह्मणिकल जो रिलीजन है उससे भी रिलेटेड आपको स्कल्पचर्स देखने को मिलेंगे, है ना? जो बुद्धिस्ट आपको देखने को मिलेंगे, आई मीन जो स्कल्पचर देखने को मिलेगा बहुत ही कार्व्ड होता है ना? तो वो चीज़ है। और महेश्वरा, महेश्वरा एक शैव आइकन के रूप में बताया जाता है इंस्पायर्ड बाय द तांत्रिकिज्म, है ना? तो ये भी पाला के टाइम का है। एक गणेश भगवान की इमेज आपको देखने को मिलेगा पाला आर्ट में। वैष्णव इमेज आपको देखने को मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ बुद्धिज़्म से ही नहीं बल्कि अदर रिलीजन से भी रिलेटेड आपको स्कल्पचर्स देखने को मिलेंगे पाला आर्ट में, है ना? जैसे कि गणेश जी की मूर्ति, वैष्णव भगवान की मूर्ति, है ना? वैष्णव और महेश्वरा यानी कि भगवान शिव से रिलेटेड जो लोग हैं उनसे, है ना? लार्ज नंबर ऑफ जो स्कल्पचर्स मिले हैं पाला आर्ट के, वो आपको देखने को मिलेगा नालंदा, बिहार शरीफ, घोसर घोसर वन, घोसरा घोसरन वन, राजगीर, बोधगया। तो ये सब इम्पोर्टेंट सेंटर है पाला आर्ट के, ठीक है? अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो फाइनेस्ट जो स्कल्पचर्स अगर पाला आर्ट की बात करें तो एक फीमेल बस्ट मिला है अवलोकितेश्वर स्टैंडिंग स्टैचू जो कि नालंदा से मिला है और बुद्ध भगवान की एक इमेज है भूमि स्पर्श मुद्रा में। ये कुछ फाइनेस्ट स्कल्पचर्स हैं, राइट?
और ब्रोंज स्कल्पचर्स तो आपको पता है कि कहीं न एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर है पाला आर्ट का। जो मेन सेंटर है ना ब्रोंज स्कल्पचर का पाला के टाइम पीरियड में, तो वो है नालंदा और कुकरीहारा, है ना? कुकरीहारा और नालंदा इज़ द मेन सेंटर फॉर द ब्रोंज स्कल्पचर इन द पाला टाइम पीरियड। जो थीम होता था ब्रोंज स्कल्पचर्स का, वो मेनली बुद्धिस्ट और ब्राह्मणिकल इमेजेस हुआ करते थे। क्ले आर्ट का भी इस्तेमाल हुआ करता था। पेंटिंग भी बनती थी, वॉल पेंटिंग, मैन्युस्क्रिप्ट, तो ये सारी चीज़ें भी इम्पोर्टेंट हैं इसके रिलेटेड। अब आगे बढ़ते हैं। मुरल्स की बात करें अगर हम, तो जो दीवार-वाल पे जो छोटी-छोटी पेंटिंग बनती हैं, तो सराय स्थल एक जगह है नालंदा में, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जगह है मुरल्स के लिए। इम्पैक्ट ऑफ द अजंता एंड बाघ केव पेंटिंग। तो पाला की जो टाइम पीरियड की जो मुरल्स आपको देखने को मिलेंगी, उसमें अजंता और बाघ केव की पेंटिंग का इम्पैक्ट मिलेगा। आर्किटेक्चर की बात करते हैं, तो उदांतपुरी यानी कि बिहार शरीफ, आज का नालंदा और विक्रमशिला, दीज आर द इम्पोर्टेंट स्पेस। रॉक कट टेम्पल आपको मिलेगा, ये कहलगांव भागलपुर में। शिव टेम्पल एक मिलेगा आपको देखने को कोच गया में। तो ये सभी के सभी पाला टाइम पीरियड के समय काल के हैं। उदांतपुरी विहार एक मॉडल है फर्स्ट मोनास्ट्री इन द तिब्बत, ठीक है? जो पहली मोनास्ट्री बनती है तिब्बत में, उसके लिए कहीं न कहीं एक मॉडल के तौर पे काम किया उदांतपुरी का विहार। अब बात करते हैं मेडिएवल अ, आर्किटेक्ट का, तो टुम्ब ऑफ मलिक इब्राहिम, ये आपको बिहार शरीफ में देखने को मिलेगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्किश बिल्डिंग आपको यही है ना? 1353 एडी में इसको बनाया गया था, टुम्ब ऑफ मलिक इब्राहिम इन द बिहार शरीफ। टुम्ब ऑफ शेरशाह सूरी, ये ऑक्टागोनल शेप का है और अफ़गानी स्टाइल में इसको बनाया गया है, ये चीज़ है। और टुम्ब ऑफ मखदूम शाह दौलत, ये आपको देखने को मिलेगा मनेर में, और इसको बनाया गया था इब्राहिम खान के द्वारा 1616 में, ठीक है? और बेस्ट एग्जांपल ऑफ मुगल स्टाइल ऑफ द आर्किटेक्चर इन बिहार, ये जो टुम्ब है मखदूम शाह का, ये कहीं न कहीं एक बेस्ट एग्जांपल है मुगल स्टाइल के टाइम पीरियड का जो आर्किटेक्चर है बिहार में, है ना? अल्पना, बंगाल और अरिपन। अल्पना, बंगाल और अरिपन, मिथिला, ये एक आर्ट फॉर्म है ना? फिगर्स हैं बेसिकली ये, और ये दरवाजे और कोर्ट यार्ड्स पे इसको बनाया जाते थे महिलाओं के द्वारा। तो एक आर्ट फॉर्म है ना फिगर्स का। अल्पना बंगाल में और अरिपन मिथिला में, है ना? तो दरवाजे और कोर्ट्स आर्ट के आसपास इसको बनाए जाते थे महिलाओं के द्वारा। अब बात करते हैं मंजूषा पेंटिंग का। तो मंजूषा पेंटिंग में बेसिकली जो बिहुला की जो कहानी है ना, बिहुला वैष्णवी, है ना? उसको डिपिक्ट किया जाता है, और उस इसको स्नेक पेंटिंग के भी नाम से जाना जाता है, मंजूषा पेंटिंग को। तो ये इम्पोर्टेंट इसका फीचर है। सनाई वुड से मिलकर के ये बना होता है, सनाई वुड। और पॉपुलर कहाँ-कहाँ है, तो अंगिका रीजन में, जैसे कि भागलपुर हो गया, मुंगेर हो गया, और सिर्फ लेफ्ट पोर्शन दिखाए जाते हैं, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। बिहुला पेंटिंग जो है या मंजूषा पेंटिंग या स्नेक पेंटिंग, इसमें सिर्फ लेफ्ट पोर्शन दिखाए जाते हैं। 3 कलर मेनली इसमें यूज़ होता है, रेड, येलो और ग्रीन। श्रीमती चक्रवर्ती देवी, ये एक फेमस पेंटर हैं इस आर्ट के, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। अब सांझी कला पेंटिंग की अगर बात करें, सांझी कला, तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ये फीचर है यूपी का। यूपी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ये पेंटिंग है सांझी कला पेंटिंग। ब्रज एरिया में आपको देखने को मिलेगा इसका ओरिजिन, और पटना और उसके अराउंड वाले जो रीजन है बिहार में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली पानी पे भी ये बनता है, पानी के नीचे भी बनता है, कागज़ पे भी इसको बनाया जाता है काट करके।
बड़ा इम्पोर्टेंट है। अभी रिसेंटली इसको जो है जीआई टैग मिला है यूपी में। यूपी को जो है जीआई टैग मिला है सांझी कला के लिए। थंग का पेंटिंग, ये तिब्बतन स्टाइल पेंटिंग है और बुद्धिस्ट स्टाइल है ये, है ना? बुद्धिस्ट स्टाइल का आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा इसमें। जाटक स्टोरी भी आपको देखने को मिलेगी इसमें। मतलब जो सब्जेक्ट है ना पेंटिंग का, वो होता है जाटका स्टोरी, यानी कि भगवान बुद्ध की लाइफ से रिलेटेड जो कहानियां हैं, वो इवेंट बनते हैं इस थंग का पेंटिंग में, ठीक है? बटुकेश्वर, उपेंद्र, दिनेश, ये इम्पोर्टेंट पेंटर्स हैं इस चीज़ के लिए, मतलब इस पेंटिंग को लेकर के, है ना? थांग का पेंटिंग। अब बात करते हैं पटना कलाम। तो पटना कलाम के बारे में बता दें कि इसको फिरंगी कलाम भी कहते हैं और ये इसमें ब्रिटिश और मुगल दोनों के कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेंगे, है ना? एक्चुअली इसमें क्या है कि जब मुगल साम्राज्य खत्म हो रहा था और ब्रिटिशर्स अपना प्रभुत्व स्थापित कर रहे थे, तो बहुत सारे पेंटर दिल्ली से भाग करके जो है अ, यहाँ बिहार वाले रीजन में आ गए और यहाँ पे बसना शुरू कर दिया। तो इन्होंने अपना एक नया स्टाइल निकाला पेंटिंग का, जिसमें कि मुगल और ब्रिटिश दोनों को कंबाइन करके बना, ठीक है? तो एक ये पटना कलाम जो पेंटिंग है, बेसिकली आपको इसमें ब्रिटिश और मुगल दोनों का ही आर्ट फॉर्म देखने को मिलेगा। उसका कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा इसमें देखने को। पटना हो गया, दानापुर हो गया, आरा हो गया, ये जो रीजन है जहाँ पे आपको पटना कलाम वाली पेंटिंग ज़्यादा प्रिविलेंट देखने को मिलेगी, ठीक है? प्रिंसिपल सेंटर्स हैं ये, दानापुर, पटना और आरा। लाइट कलर यूज़ किए जाते हैं, लाइफ लाइक रिप्रेजेंटेशन होता है। अच्छा, रॉक पेंटिंग की बात करें तो यहाँ आपको कैमूर में देखने को मिलेगा बहुत ज़्यादा, है ना? रॉक पेंटिंग, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखने हैं। अगर फोक म्यूजिक की बात करें तो न्यायदेव जो कि मिथिलांचल, है ना? जिनको कहा जाता है मिथिलांचल, यानी कि मिथिला के राजा, उन्होंने ट्रेटिस लिखा था म्यूजिक पे। यानी कि क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बताओ कि हु विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिटन ट्रीटीज ऑन म्यूजिक? आंसर वुड बी ज्ञानदेव, ठीक है? और नागमत असाफी एक बुक है जो कि राज शाह ने लिखा है और स्टार्टेड थॉट इंस्ट्रूमेंट, राज शाह ने स्टार्ट किया था थॉट इंस्ट्रूमेंट को यूज करना, ठीक है? और नागमत असफी जो बुक है वो लिखे हैं कौन? राज शाह। ख्याली और ठुमरी पटना वाले रीजन में आपको देखने को मिलेगा। और सुमंगली, सोहर, अ, बराली मासा, बराही मासा, बारह मासा, ये आपको एक पार्ट्स हैं फोक म्यूजिक का जो कि बिहार में देखने को मिलेगा, ठीक है? जैसे कि सुमंगली हो गया, मैरिज में देखने को मिलता है। सोहर देखने को मिलता है जब बच्चे का जन्म होता है। और बारह मासा जो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड है ये, है ना? उस टाइम गीत गाए जाते हैं इस सब। तो ये फोक म्यूजिक है, ध्यान में रखना है। ख्याल ठुमरी क्या है? तो म्यूजिक से रिलेटेड है ये, है ना? ये बुक का नाम याद रखना, नागमत अस्वी बुक है जो कि राज शाह ने लिखा है। और ज्ञानदेव, जिनको कि मिथिलांचल कहा जाता है, उसने ट्रीटीज ऑन म्यूजिक पे लिखा है, बात किया है। अब बात करते हैं हम लोग नचरी या लगनी, चैता, पूर्वी, फाग, ये सब राग हैं बिहार के, है ना? नचरी क्या है? एक राग है म्यूजिक का। लगनी क्या है? ये भी एक राग है। चैता क्या है? राग है। पूर्वी क्या है? राग है। फाग क्या है? राग है। कहाँ का? तो बिहार का। किसने क्रिएट किया इसको? तो विद्यापति, जो कि मिथिला के मैथिल कोकिल, विद्यापति महाकवि, है ना? तो इनके द्वारा इसको क्रिएट किया गया था। फोक डांस की अगर बात करें तो छऊ हो गया, कठघोरवा हो गया, लौंडा डांस हो गया, है ना? धोबिया डांस हो गया, झिझिया हो गया, करिया झूमर, करवा, खोलदिन, झरनी, जोगीरा, दीज आर द फोक डांसेस ऑफ बिहार। फोक ड्रामा की बात करें तो जट जटिन, बानखुली बांका, विदेशिया, डोमकच, कीर्तनिया, समचकवा, ये सब क्या है? फोक
ड्रामा है ना? तो एक बार ये ध्यान में रहना चाहिए सब, क्योंकि पूछ सकता है, मैच करने को आ जाए कि कौन-सा बिहार का फ़ोक ड्रामा या फ़ोक डांस या फिर फ़ोक म्यूज़िक है। तो हमें पता होना चाहिए कि नचरी क्या है, तो भाई त राग है, लगनी क्या है, राग है, चैता क्या है, राग है। अच्छा भानकुली बांका क्या है, तो एक फ़ोक ड्रामा है ना? कटघोड़वा क्या है, एक फ़ोक डांस है। इम्पोर्टेंट अगर फेयर यानी मेला की बात करें तो अ, स क्या है ये? सौराठ मेला। सौराठ मेला आपको देखने को मिलेगा मधुबनी में। बेसिकली ये जो अनमैरिड जो पेयर होते हैं ना, जो लड़के और लड़कियाँ होते हैं, ये दे लुक फॉर द पार्टनर इन दिस फेयर, ठीक है? तो ये कुछ इस तरीके का फेयर है सौराठ। ये मधुबनी में इसको ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। ककोलत फेयर नवादा में है। ककोलत जलप्रपात भी नवादा में देखने को मिलेगा, जिसको कि नियाग्रा ऑफ द बिहार कहते हैं, है ना? हरदी मेला ये मुज़फ्फरपुर में। मंदार फेयर बांका में, मंदार पर्वत भी है बांका में, बांका में। निर्वना फेयर ये आपको देखने को मिला पावापुरी। निर्वना यानी कि जहाँ पे पावापुरी में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? तो ये चीज़ हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, लिटरेचर की बात करते हैं। तो लिटरेचर में आपको बुद्धा जो है पाली लैंग्वेज यूज़ की है। जैनिज़्म में अर्ध मगही लैंग्वेज यूज़ किया गया है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब कि बुद्धिज़्म में पाली लैंग्वेज को जनरली यूज़ किया गया, ठीक है? और जैन अर्ध मगही लैंग्वेज। अष्टध्यायी जो बुक है इसको पैनिनी ने लिखा है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और छवदास सूत्रा इसको आचार्य पिंगाली ने लिखा है। छवदास सूत्रा ये एक क्लासिकल संस्कृत है ये, है ना? कथा वस्तु अ, मोगली जो कि क्या बोलते हैं, चेयरमैन थे थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल का, जो कि पाटलिपुत्र में हुआ था अशोका के टाइम में, ठीक है? कामसूत्र ये भी एक किताब है और ये वत्स यायना के द्वारा लिखा गया है। और नेक्स्ट है रघुवंशा, ये कालिदास का है, रचयिता है ये। कुमार संभव भी कालिदास का है। हर्षचरिता और कदम्बरी ये बाणभट्ट का है ना? और बाणभट्ट हर्ष के कोर्ट में थे, किंग हर्षवर्धन के कोर्ट में थे ये बाणभट्ट, जिन्होंने हर्षचरिता और कादम्बरी लिखा है। अमरकोश ये अमर सिम्हा ने लिखा है और ये सांस्कृतिक डिक्शनरी है ये। अमरकोश एक संस्कृत डिक्शनरी है जो कि अमर सिम्हा ने इसको लिखा है। चंद्र व्याकरण ये अ, गामिनी ने लिखा है, चंद्र गामिनी ने लिखा है चंद्र व्याकरण। विद्यापति भूपारिक्रमा और लिखनावली ये किताब को इनके रचयिता है विद्यापति, महाकवि विद्यापति, भूपारिक्रमा और लिखनावली, ठीक है? ज्योतिरेश्वर ठाकुर इन्होंने ये जो रचना किया है वो क्या है, पंचसायका, ऐसे करते हैं इसको, पंचसायका और राग शेखरा, ठीक है? ये डील्स विद द इरोटिक्स, इरोटिक्स से ये अ, संबंधित है ये ज्योतिरीश्वर ठाकुर की किताब, ठीक है? पंचसायका और रंग शेखरा, दीज आर द बुक। रंग तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, रंग से इरोटिक्स। और पंचसायका दीज आर डील्स विद द इरोटिक्स और रिटन बाय द ज्योतिरेश्वर ठाकुर। वचस्पति मिश्रा इन्होंने लिखा है चिंतामणि। और चंद्रेश्वरा इन्होंने लिखा है स्मृति रत्नाकर, ठीक है? चंद्रेश्वर ने लिखा है स्मृति रत्नाकर और ये एक धर्मशास्त्र पे किताब है ये, स्मृति रत्नाकर, राइट? नेक्स्ट है डॉक्टर गंगानाथ झा और इन्होंने लिखा है न्याय सूत्र और मीमांसा सूत्र। मीमांसा सूत्र और न्याय सूत्र रिटन बाय डॉक्टर गंगानाथ झा, ठीक है? अब बात करते हैं कुछ न्यूज़पेपर वगैरह।
सो मदरलैंड जो न्यूज़पेपर है वो मजहरुल उल हक का है और ये पटना से इसको रिलीज़ किए थे और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम पे इस अखबार को इन्होंने रिलीज़ किया था, ठीक है? मदरलैंड। द इंडियन नेशन ये भी एक न्यूज़पेपर था। इसको रिलीज़ किया गया था कामेश्वर सिंह के द्वारा, ठीक है? महाराजा कामेश्वर सिंह दरभंगा के और 1932 में। नूरुल अनवर ये पहला उर्दू न्यूज़पेपर है बिहार का, आरा से इसको रिलीज़ किया गया मोहम्मद हसीम के द्वारा। साद-ए-आम ये पटना से इसको रिलीज़ किया गया। इंकिलाब-ए-जदीद ये पटना से इसको रिलीज़ किया गया। बिहार हेराल्ड ये गुरु प्रसाद सेन का ये अखबार है ये, गुरु प्रसाद सेन और मैंने आपको पहले वाले वीडियो में अगर आप इसका बिहार स्पेशल वाला जो फर्स्ट जो लेक्चर आप देखिएगा, फर्स्ट वाला, फर्स्ट पार्ट, उसका शुरुआत ही मैंने किया है, बहुत सारे फैक्ट्स उसमें हमने वहाँ पे डिस्कस किया जो कि पहला न्यूज़पेपर, पहला हिंदी न्यूज़पेपर, पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर, पहले राष्ट्रपति सॉरी पहले चीफ मिनिस्टर, पहले गवर्नर, पहले मुस्लिम गवर्नर, ये सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्कस किया था। तो कुछ चीज़ों को मैंने वहाँ पे बोला था कि डेट के साथ और कौन-कौन से उनके राइटर हैं, वो चीज़ हम आपको बताएँगे फर्दर। तो वो चीज़ अभी यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। तो बिहार हेराल्ड को गुरु प्रसाद सेन लेकर आए थे, ठीक है? और सर्वहितैषी पटना से ये आया था ये। ये सारे नाम बड़ा इम्पोर्टेंट चलिए एक बार फिर से इसको देखते हैं। तो बिहार हेराल्ड गुरु प्रसाद सेन 1875, बिहार हेराल्ड, बिहार बंधु 1874 पटना से और फर्स्ट वीकली हिंदी न्यूज़पेपर है ये, बिहार बंधु और बिहार और सर्व हितैषी जो है वो फर्स्ट हिंदी डेली न्यूज़पेपर है ना? सर्व हितैषी फर्स्ट डेली न्यूज़पेपर और बिहार बंधु बीबी इज़ द फर्स्ट वीकली हिंदी है, ठीक है? अच्छा, बिहार हेराल्ड हो गया गुरु प्रसाद सिंह 1875। अच्छा, अगर ईयर की बात करें तो बिहार बंधु यानी कि फर्स्ट वीकली हिंदी पेपर पहले शुरू हो गया था 1874 में। बाद में 1890 में डेली पेपर आना शुरू हो गया हिंदी वाला और जिसको कि सर्वहितैषी के नाम से जाना जाता है, ठीक है? बिहार हेराल्ड गुरु प्रसाद सिंह लेकर आए थे, तो इसको ध्यान में रखना है बिहार हेराल्ड गुरु प्रसाद सिंह 1875, ठीक है? द बिहारी एंड बिहार टाइम्स ये जो 2 अखबार थे ना, द बिहारी एंड द बिहार टाइम्स, इसने डिमांड कर रहा था बिहार को एक सेपरेट राज्य बनाने का, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है और सर्च लाइट पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर डेली, है ना? पहला जो डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर है, पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर वो है सर्च लाइट और पहला जो डेली हिंदी न्यूज़पेपर है, वो है सर्वहितैषी, ठीक है जी। तो ये चीज़ हो गया। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। तो राष्ट्रकवि दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर को कहते हैं और इनको उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ अवार्ड भी मिला था, है ना? फणीश्वर नाथ रेणु इन्होंने मैला आंचल किताब लिखा है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। फणीश्वर नाथ रेणु, देखिए नाम में इनके रेणु है, रेणु एक महिला का नाम है, राइट? और आंचल, तो इससे थोड़ा-सा हम लोग दिमाग लगा सकते हैं कि हाँ, है ना? रेणु और आंचल, तो फणीश्वर नाथ रेणु, मैला आंचल। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने जो बुक लिखा था वो लिखा था इंडिया डिवाइडेड, चंपारण में सत्याग्रह और बापू के कदमों में। राम वृक्ष पुरी की जो इम्पोर्टेंट रचना है वो है आम्रपाली और चीता के फूल। वाचस्पति मिश्रा, इनकी जो इम्पोर्टेंट की रचना है वो है न्याय कंडिका और विवाद चिंतामणि, ठीक है? न्याय कंडिका और विवाद चिंतामणि वाचस्पति मिश्रा। नारायण पंडित हितोपदेश, विद्यापति कृतिलता कृतिपता का पद्मावली, अश्वघोष बुद्धचरिता, अश्वघोष बुद्धचरिता, बाणभट्ट हर्षचरिता, अमरकोश अमरसिम्हा, चाणक्य अर्थशास्त्र,
भितिरहवा आश्रम वेस्ट चंपारण में आपको देखने को मिलेगा, जिसको कि कस्तूरबा केंद्र भी कहते हैं। और इसको 20 नवंबर 1917 को इस्टेब्लिश किया गया था। इसका इनॉग्रेशन हुआ था महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, 20 नवंबर 1917। ठीक है, तो ये चीज़ अपने को ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से। और अब कुछ आर्कियोलॉजिकल साइट्स आ गए, जैसे कि अगम कुआं हो गया पटना में, चिरांद हो गया सारण में, जलालगढ़ फोर्ट हो गया पूर्णिया में, विष्णुपाद टेम्पल गया में। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है इसमें, जो याद करने लायक, बाकी सब तो पता ही है। जलालगढ़ फोर्ट, जलालगढ़ फोर्ट, जलालगढ़ फोर्ट, ये आपको देखने को मिलेगा कहाँ? तो ये मिलेगा पूर्णिया में। ठीक है, जलालगढ़ फोर्ट। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब ज्योग्राफी देखते हैं यहाँ से।